राइट है गवर्नमेंट का, और वो जारी कर सकती है। अब उसके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, और उसमें वो ये केवल देखेगी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसमें है कि नहीं है। इट हैज बीन इशूड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और बस इतना ही थी, और उसमें कुछ है नहीं। पिछला बार ये पिछला बार हम लोग कर्नाटका के इलेक्शन पर, अब ये सब्जेक्ट बदल गया, ठीक है ना, अब फिर दूसरा अब आ गया। कर्नाटका के इलेक्शन में हम लोग फाइनल वोटर टर्नआउट कितना था ये हम लोग देखे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो फाइनल ये आया वो 73.19% फाइनल वोटिंग टर्नआउट मतलब रहा, वोटर टर्नआउट। कब क्या पूछेगा हमको नहीं पता है, लेकिन एक हैबिट हमको डेवलप किए रहेंगे तो आगे हमको काम आएगा। तो कर्नाटका के इलेक्शन में जो टर्नआउट जो है वो 73.19% रहा। अभी एक आपको पता ये चला होगा कि लीगो, लीगो जानते हैं? लीगो क्या है? देखिए, एक है लीगो और एक है लीगो इंडिया। दोनों अलग अलग है, माने अलग अलग नहीं है दोनों का, लेकिन ये यूएसए का है। और यूएसए में जो एजेंसीज हैं वही एजेंसीज इंडियन एजेंसीज के साथ मिलकर ये लीगो इंडिया ये बनाया, ठीक है। लीगो मतलब क्यों क्यों बना और क्या इसका मतलब है? लीगो का तो एक हम लिखवाए भी होंगे, फिर लिखिए, बार बार लिखिए, बार बार लिखने ही से बिना पढ़े भी याद हो सकता है। तो लेजर इंटरफेरोमीटर, लेटर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ये आपका इसका है। अब इसमें क्या होता है कि ये एक्चुअली ये इस तरह का एक सेंसिटिव पाइप बिछाया जाता है, एल शेप का, एल शेप का। और उसमें आपको जो मतलब स्पेस में जो इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई सुपरनोवा फटा, दो स्टार आपस में टकराए, प्लेनेट से कोई एस्टेरॉयड कोई टकरा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो वो क्या होता है कि पूरे गैलेक्सी में रिपल्स, जैसे कि आप कैसे तालाब में कंकड़ मारते हैं तो एक रिपल्स फैलता है, उसी तरह से जब ये टकराते हैं आसमान में ये लोग स्पेस में, तो रिपल्स फैलता है। वो रिपल्स हम लोग नहीं महसूस कर पाते हैं कि, लेकिन वो रिपल्स जो है, उसी रिपल्स को 1916 में आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे का नाम दिया। तो वो ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेलेस्टियल और स्पेशियल स्टडी के लिए, और उसी के आधार पर ये स्टडी करने के लिए ये शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था 1992 में, और ये करीब करीब ये 1992 में शुरू किया गया था अमेरिका में। और ये पहला जो स्टडी हुआ ग्रेविटेशनल वेव का वो 2015 में हुआ, और इसी के लिए 2017 में 3 फिजिसिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था इसीलिए। और वो थे रेनर विस, RAINER, रेनर विस। दूसरा है किप थॉर्न, और ये बैरी सी बैरिस, बैरी सी बैरिस। इन तीनों को लीगो के लिए ही 2017 में नोबेल प्राइज मिला। बात क्लियर है?
तो जैसे कि ब्लैक होल्स आपस में मर्ज कर जाते हैं स्पेस में, या फिर सुपरनोवा एक्सप्लोड करता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन स्टार जो है, अभी ज्योग्राफी जो पढ़े होंगे उसमें स्टार का स्टेज जो होता है वो सब आपको पढ़ने को मिला होगा। तो वो सब जो है, जो टकराता है और ये घटनाएं होती हैं, तो वो ग्रेविटेशनल वेव का ये होता है। अब ये इंडिया में एक अच्छी बात हुई कि इंडिया में लीगो जो अमेरिका वाला था, मतलब जो ये किया था, उसको यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से मिलकर इन लोगों ने लीगो इंडिया बनाया। और ये लीगो इंडिया ऐसे ही नहीं बना है, ये लीगो इंडिया बना है, इंडिया ने उसके लिए पैसा दिया है। और वो पैसा देकर और तब जाकर ये इंडिया में कहाँ पर ये इस्टेब्लिश हुआ है ये पता है? महाराष्ट्र में हिंगोली डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर ये हुआ है। और 4-4 किलोमीटर का ये ये बिछाया गया है। 4 किलोमीटर ऐसे और 4 किलोमीटर ऐसे, इतना लंबा लंबा जो है 4-4 किलोमीटर का ये है। बात समझ में आई? तो लीगो का ये है। और ये लोग इससे क्या होगा? अगर मान लीजिए हम इंडिया में, अगर हम उतना पैसा देकर अगर हम उसको करवाए हैं, उससे हमको फायदा क्या होगा? कोई आइडिया है? एक तो फायदा होगा कि देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़े हैं ना, फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज में एक आप पढ़े होंगे कि टू इनहेंस द साइंटिफिक टेम्परामेंट, ठीक है ना? तो एक तो उसके इस्टेब्लिशमेंट से पूरे जो साइंटिस्ट का जो कम्युनिटी है वो एक एनर्गाइज होगा, और रिसर्च के प्रति जो है वो फैलेगा बात। और जो वो अर्ज है एक्सपेरिमेंटेशन का और रिसर्च का, तो वो चीज उसमें ये फैलेगा। दूसरा जो बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट ये होगा कि अभी केवल अमेरिका में है और ये इंडिया में है, बस मतलब दो ही जगह है। और अमेरिका में 2 जगह है और ये इंडिया में एक जगह होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज केवल वर्ल्ड में 3 ही जगह होगा, तो उसमें क्या होगा कि उस आप जब भी कोई नया चीज करते हैं ना, तो उसमें आपको एज मिलता है। आज एलन मस्क क्यों आगे हो गया, जेफ बेजोस क्यों आगे हो गया? क्योंकि जिस अमेजन का वो कल्पना किया, हम आप उसको सोच भी नहीं सकते। मान लीजिए जो जोमेटो है, उबर है, ओला है, हम लोग कभी सोच भी सकते थे कि बाइक हमारे पास नहीं है और या हमारे पास कार नहीं है और तुरंत हम फोन किए और गेट पे हाजिर हो गए? आप 2 लाख का बाइक खरीद के क्या करिए? जाना ही ना है। और ड्राइवर भी आपको नहीं रखना है, ड्राइवर के साथ आ रहा है, उसका इंश्योरेंस भी नहीं कराना है, सर्विसिंग भी नहीं कराना है। कोई भी गाड़ी आप छोटा से छोटा गाड़ी रखते हैं, तो साल में कम से कम आपको 40,000, केवल कम से कम 40,000 का मेंटेनेंस है। साल में एक बार सर्विसिंग कराइएगा, 20,000 लगेगा। इंश्योरेंस कराइएगा, 15-20 हजार लगेगा। फिर बीच बीच में कुछ कुछ कराते रहिएगा, 5,000 भी लगेगा, 40,000 हो गया ना। तेल छोड़ दीजिए। और जाना हुआ कि नहीं, कितना दूर चलते हैं ये कोई पता नहीं है। कहीं आपको गाड़ी चलाना आता है नहीं आता है, हर महीना जो है 15,000 से कम में तो कोई ड्राइवर मिलता नहीं है। तो आप समझ लीजिए, अभी जैसे कि न्यूरा लिंक है, न्यूरा लिंक एक एलन मस्क का ही स्टार्टअप है। ये ये अमेरिका के एफडीए जो है, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसको अभी दिया है। अब वो इन ह्यूमन रिसर्च करेगा, माने बॉडी में ही रिसर्च करेगा, माइंड का मतलब जो न्यूरॉन का ये करेगा। तो उसका भी मिला। अब जाहिर है कि उस क्षेत्र में रहेगा तो उसको ज्यादा माने एज मिलेगा।
कोई भी अगर उस क्षेत्र में काम करना होगा तो पहले वही करेगा। तो ये चीज है। इंडिया ने 320 मिलियन यूएस डॉलर उसमें कंट्रीब्यूट किया है। आप समझ सकते हैं कितना पैसा है, यूएस डॉलर, रुपया में नहीं। तो इतना चीज जो है ये किया है। और इन जो यूएस नेशनल साइंस फोरम है, यूएस नेशनल साइंस फोरम, ये वहां का एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि लीगों को कोऑर्डिनेट करता है और रेगुलेट करता है। ये देखिए, सवाल हम जो मतलब करवा रहे हैं, आपको अगर ढंग से करिएगा तो बहुत आगे तक काम दे देगा। आप उस तो एक तो वो कर रहा है, ऊपर से केवल वो अकेले तो कर नहीं सकता है कोई भी एजेंसी। वो यूएसए के टॉप यूनिवर्सिटीज जो है, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, उनसे कोलैबोरेशन किए हुए हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल साइंस फोरम प्लस टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ यूएसए, ये वहां का लीगो देख रहा था। अब उस लीगो ने इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ एग्रीमेंट किया। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत में एक आता है राजा रमन्ना सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ये लिख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजा रमन्ना सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। और चूंकि ये इंडिया में यही नोडल होगा, इसलिए इस चीज को याद रखना है। राजा रमन्ना, RRCAT, RRCAT। तो इस तरह से आपको लीगो का ये है। अब इसमें हमको लगता है कि कुछ समझने का आपके पास रह नहीं गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आसियान का, आसियान और इंडिया का समिट। आसियान और इंडिया का समिट 9 मई से 11 मई के बीच में इंडोनेशिया में हुआ। अच्छा, मीटिंग, दो तरह के मीटिंग्स अगर हम कहें, ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है? ये दोनों मीटिंग मतलब हिंदी वाले तो कह सकते हैं कि भाई अंग्रेजी में लिखा तो हम लोग कैसे बताएं। है, कुछ बताइए। ये है कि साल में 2 बार होता है, और ये है कि 2 साल पर एक बार होता है। ठीक है। तो ये जो है आसियान समिट जो होता है, ये बाईएनुअल, मतलब कि साल में 2 बार होता है। तो एक बार मई में हुआ और दूसरा बार 5 से 7 सितंबर 2023 को होगा। बात समझ में आ गई? और ये कौन सा था? 42वां आसियान समिट होगा। और ये जो सितंबर में होगा, ऑब्वियसली वो 43वां होगा। क्लियर? अब आते हैं बिहार। बिहार में एक आप सुने होंगे, कृषि रोड मैप, एग्रीकल्चरल रोड मैप। ये कब से शुरू हुआ है? हाँ, 2012 से, 8 से? अभी ये कौन सा है? चौथा तो अभी शुरू नहीं हुआ है ना, ये शुरू हो गया है। चौथा अभी बन रहा है, लेकिन उसका टाइम जो है 1 अप्रैल 2023 से फिक्स हो गया है। ठीक है ना? तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक इसका टर्म होगा।
सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौथे कृषि रोड मैप का कार्यकाल क्या होगा। द पीरियड ऑफ फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप विल बी, जो तीन ऑप्शन रहेगा वो होगा। इस पूरे पीरियड में 23 से 28 तक ये 1,62,268 करोड़, 1,62,268 रुपया खर्चा हो टोटल पर। ठीक है, और इसका काम क्या है, इसका काम क्या है? काम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी, मतलब अनिल, उस लड़का को जरा बुलाओ तो, नया वाला लड़का को बुलाओ तो। एक मिनट, वो जो तुमको भेजे हैं, ये तो हिंदी में है ना, तो हिंदी में कैसे करोगे? इनपुट पर करोगे? इनपुट पे कर रहे हो? कुछ पहले से आराम है तो उसको करके फिर जो जो टिक लगा हुआ है वही कर रहे हो, जो टिक लगा हुआ होगा ना। नहीं, टिक लगा हुआ है, उसमें देख लो टिक लगा हुआ होगा, और उस जो टिक लगा हुआ है वो करके और फिर उसका इंग्लिश करना होगा, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट। ठीक है ना, तो यही अभी काम है, इसको करो तब तक, फिर हम आते हैं। हमको लगता है कि कितना हुआ फिर हमको बताना। ठीक ना? तो एग्रीकल्चर में क्या किया जा सकता है? एग्रीकल्चर में मशीन्स, प्रोडक्टिविटी, इरिगेशन, सीड्स, फर्टिलाइजर, ये सभी का एक प्लेटफॉर्म पर कैसे यूज किया जाए और कैसे इसको प्रमोट किया जाए जिससे कि पूरा, मतलब ये हो जाए एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में और फूड ग्रेन्स प्रोडक्टिविटी में बढ़ावा है। ये पिछला से 8,000 करोड़ ज्यादा है। जैसे ये 1,62,000 है ना, तो वो 8,000 करोड़ वो कम था, यानी कि वो 1,54,000 करोड़ रुपया था। 1,54,000 करोड़ का बजट था थर्ड वाले का। इसका है 1,62,000, मोटे तौर पर मान लीजिए उतना इसका बजट है। बात समझ में आ गई? अब इसका होगा वही कि एक दिन तय किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि प्रेसिडेंट को बुलाया जाए, उसका उद्घाटन कराया जाएगा और फिर उस दिन से शुरुआत माना जाएगा, यही उसका है। एक और बिहार से ही करते हैं, जो कुछ बीमारी है जो कि जो एनिमल्स में फैलता है, और वो कभी कभी एनिमल्स के लिए तो हानिकारक होता ही है और एनिमल टू ह्यूमन भी वो फैल जाता है। तो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है ऐसा जिसमें कि टीबी, रेबीज और ब्रुसेला, टीबी जानते हैं, रेबीज जानते हैं, और ब्रुसेला का BRUCE ब्रुसेला। तो इसका जो है तीनों का, तीनों से संबंधित जो भी रिसर्च है, प्रोग्राम है, वो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है
वन हेल्थ प्लेटफॉर्म। अब सिंपल सा है कि वन हेल्थ ये प्लेटफॉर्म किस लिए बनाया गया है, तो वो इन्हीं तीनों एनिमल डिजीज के लिए बनाया गया है। और इसमें एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, वेटरिनरी साइंटिस्ट और जो ह्यूमन डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस वगैरह, तीनों मिल के काम करें। इसीलिए इसको वन हेल्थ प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया है। बात समझ में आ गई? तो वन हेल्थ प्लेटफॉर्म अगर बिहार में किससे रिलेटेड है, तो वो टीबी, ब्रुसेला और इसके लिए एक जो जो पटना ये वेटरिनरी कॉलेज है, उसमें एक लेबोरेटरी की स्थापना की जा रही है, जिसमें कि ये सारे रिसर्च और जो काम है ये किए जाएंगे। बात समझ में आ गई? एक और बिहार से ही इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि बार बार कहते हैं कि बिहार में इंफॉर्मेशन की कमी है, क्रिएटिविटी की कमी है, एक्टिविटी की कमी है, इसलिए हम लोग को खोज खोज के जो है रखना पड़ता है, जिससे कि कहाँ से सवाल पूछा जाए। एक गौरव राय नाम के आदमी हैं, जिनको पता नहीं क्यों किस कारण से, हमको भी उतना उनके बारे में आइडिया नहीं है, ऑक्सीजन मैन कहा जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए कि किसको ऑक्सीजन मैन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हम ये नाम जो है फेमस है और लोग जानते हैं। तो इसलिए ये अगर आ जाता है तो आपके लिए अच्छा है कि गौरव राय इज नोन एज ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया। अब आते हैं सीपीआई। सीपीआई पार्टी नहीं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है ना? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में क्या आपको पता है? एक तो ये हर महीना जो है ये रिलीज होता है। कौन रिलीज करता है? चार तरह का होता है। एक सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एक सीपीआई एग्रीकल्चरल वर्कर्स और सीपीआई रूरल लेबरर्स। और एक तो ये तीनों का डेटा जो है वो यूनियन लेबर डिपार्टमेंट करता है। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई एग्रीकल्चरल वर्कर्स, सीपीआई रूरल वर्कर्स, इसका करता है लेबर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। और एक है सीपीआई रूरल अर्बन, इसका करता है एनएसओ। तो सीपीआई का जो है वो कौन करता है? वो करता है ये मतलब लेबर डिपार्टमेंट और एनएसओ दोनों मिलकर करता है। एनएसओ के बारे में तो आपको बता ही चुके हैं कई बार। एनएसओ क्या होता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस। तो आपका ये अब इसमें जो है सीपीआई रूरल और अर्बन में कुछ ये फिक्स किया गया है, जैसे कि एक इंडेक्स बनाया गया है। पहला तो है कि इसका बेस ईयर क्या होता है। सीपीआई जो आप देखते हैं उसका बेस ईयर क्या होता है? 2012 होता है। 2012 सीपीआई का। और इसमें कई चीजों को वेटेज मतलब वेट मतलब भार, तो कई का मतलब ये बनाया गया है कि किसका कितना इसमें वेटेज होगा। सबसे ज्यादा जो है फूड का है, जो खाद्य सामग्री है उसका है, और उसका जो परसेंटेज है 45 पॉइंट ये 45.86% है। तो आपसे सीधे सवाल ये पूछेगा कि सीपीआई में खाद्य या फूड ग्रेन्स का वेटेज कितना है, और ये आपको 45.86% है। बाकी हमको नहीं लगता है कि बाकी तो
क्लास हो ही रहा है, इसमें आप अपना कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स का क्लास चल रहा है ना, इकोनॉमी का, तो आप कर लीजिएगा। अभी जो है अप्रैल 23 में ये 18 महीना के लोएस्ट लेवल पर गया है। पिछले 18 महीना में जितना ये लोएस्ट मतलब लो था, वो लोएस्ट है इसका, और वो लोएस्ट है 4.7%, अप्रैल 2023 में। ये 4.7% होना क्या सिग्निफाई करता है? अगर ये 6 रहता तो क्या होता? ये 3.7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ? महंगाई कम हो जाएगी। ये तो सिंपल है कि जीरो रहता तब तो और अच्छा होता। लेकिन हम तो केवल बोले क्या कि 3.7 रहता तो क्या होता, और 6.5 रहता तो क्या होता। इसका जवाब हमको दीजिए। बाकी हाँ, नहीं पता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी के तहत एक प्रेस्क्राइब किया है कि इन्फ्लेशन जो है 4 ± 2% होना चाहिए, यानी कि 4% या 6% या फिर इधर 2%। ठीक है, जीरो भी ठीक नहीं है। शरीर में कोई रोग ही नहीं हो, वो भी थोड़ा सा शक पैदा कर देता है। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ होते रहना चाहिए, मतलब कि लगेगा कि मतलब शरीर जो है काम कर रहा है। तो ये चीज जो है, और इसीलिए जब 6 से पार करता है तब पूरा खलबली मच जाता है कि 6 पार हो गया। अब ये 4.7 आ गया है तो थोड़ा सा राहत हो गया कि अभी 4 को छू रहा है, मतलब कि 4% को ऑलमोस्ट नॉर्मल माना गया कि उतना जो है होना चाहिए। बिहार में जो है 5.33 है, अप्रैल 2023 में, अप्रैल 2023 में। ठीक है। वैसे फूड ग्रेन्स के बाद फूड एंड बिवरेज जो होता है, उसके बाद सबसे ज्यादा अगर देखा जाए वेटेज जो है वो हाउसिंग का होता है 10.07%, फूड एंड बिवरेज के बाद। वैसे तो उससे फिर ज्यादा मिसलेनियस का होता है, जिसमें कि मिसलेनियस में हाउस होल्ड गुड्स, हेल्थ, ये सब को एक में रखा गया है। यहाँ तक कि एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट को भी मिसलेनियस में ही रखा गया है। यानी कि मिसलेनियस में हेल्थ, हाउस होल्ड गुड्स, मतलब जो आप किराना का सामान जो खरीदते हैं, और आपका एजुकेशन, शिक्षा पर जो खर्च करते हैं, और ट्रांसपोर्ट, ये 28.32% इसका वेटेज मिसलेनियस का। तो हम जो बात समझाना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं? हम बात समझाना चाह रहे हैं कि आप लोग इसको लिख लीजिए, समझिए कम, लिखना ज्यादा जरूरी है। तो फूड एंड बेवरेज का 45.86, हाउसिंग का 10.87, और हेल्थ का अलग से नहीं है, वो मिसलेनियस में है। अब ज्यादा तोड़ के पढ़िएगा तो फिर फूड एंड बेवरेज वाला भी भूला जाइए, तो इसलिए उसको छोड़ दीजिए। ये हम लोग का एक और चीज होता है, वो क्या होता है? IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो क्या बता, ऑब्वियस है, नाम से ही क्लियर है कि वो बताता है कि देश में औद्योगिक उत्पादन जो है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हो रहा है और क्या हो रहा है। एक्चुअली इसका कैलकुलेट करने का भी एक तरीका है, मतलब पब्लिश करने का रिपोर्ट। अभी लेटेस्ट किस महीना का है? लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है, लेटेस्ट डेटा, और ये NSO करता है। NSO और प्रोग्राम ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और NSO, ये दो मिलकर करता है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा IIP जो है वो जारी किया जाता है या तैयार किया जाता है। तो मिनिस्ट्री
ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय और एनएसओ दोनों मिलकर जो है ये करता है। इसमें एक्चुअली अभी मार्च का है अवेलेबल लेटेस्ट। एक्चुअली जैसे मार्च अगर हम रेफरेंस मंथ लें तो जो भी रेफरेंस मंथ होता है उसके 6 सप्ताह बाद जो है इसका रिपोर्ट आता है। बात समझे? तो ये रिपोर्ट 15 तारीख के आसपास में, 15 अप्रैल के आसपास में आता है। लेकिन इसका नियम है कि ये हर महीने के 12 तारीख को रिपोर्ट पब्लिश होता है। पिछला महीना का नहीं, 6 सप्ताह पहले वाले महीने का। यानी कि अगर 12 मई को ये रिपोर्ट अगर इशू हुआ है तो ये रिपोर्ट किस महीने का है? ये रिपोर्ट मार्च का है। अगर 12 हॉलीडे हुआ तो उसके पहले वाले वर्किंग डे को ये पब्लिश हो जाएगा। सवाल ये भी पूछा जा सकता है, हालांकि ये करंट का सवाल नहीं है, ये इकोनॉमी का सवाल हो गया, लेकिन जान लीजिए इसको। सर जो इकोनॉमी क्लास रिपोर्ट में मान होता है वो लीजिए 6 वीक पहले का होता है या 6 मंथ पहले का होता है? 6 वीक मंथ बोले क्या? मंथ रहे हैं कि मार्च का 6 वीक तो मतलब 12-15 को पूरा होता है। 12-15 तो वैसे इसका नियम है कि 12 तारीख को ही ये होता है। आप पीआईबी पे चले जाइएगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पर, 12 को रिपोर्ट पब्लिश हो जाता है। अगर 12 को हॉलीडे है तो उसके पहले होगा, बाद में नहीं होगा। ये भी एक रूल है। तो ये होता है। इसमें भी जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, लेकिन एक 8 इंडस्ट्रीज का 8 कोर इंडस्ट्रीज रखा गया है और सबसे वेटेज ज्यादा उसी 8 का है। मतलब कि वो 8 अगर गड़बड़ा गया तो आईआईपी भी गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि उन 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो वेटेज है वो 40.27% है। और इसको तो एकदम रट ही जाइए, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 40.27%, 40.27% 8 कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज आईआईपी में है। क्लियर है? और ये जो है मार्च में पिछला 5 महीना, जैसे कि ये हर महीना बताता है कि आईआईपी में कितना ग्रोथ हुआ। इसका भी बेस ईयर 11-12 ही है। इसका भी बेस ईयर 11-12 है। तो ये बताता है कि कितना ग्रोथ हुआ। वैसे 2022-23 में अगर ईयर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको मार्च वाला जो बताने जा रहे थे, बल्कि मार्च वाला से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये वाला है कि 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें ओवरऑल जो है आईआईपी में कितना ग्रोथ हुआ। तो वो हुआ था 5.1% ओवरऑल। जबकि उसके पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 2021-22 में ये ग्रोथ जो था 11.4% हो गया। यानी कि 2021-22 में 11% 4% जो हुआ था, 11.4%, उससे घटकर 2022-23 में केवल 5.1% ये रह गया। ये आपको बहुत बड़ा हम ये डेटा आपको दे दिए। अब मार्च की भी बात कर लेते हैं, जो मार्च 23 का है। इसमें जो है केवल 1.1% ग्रोथ हुआ है आईआईपी में। मतलब कि एक खराब ही माना जाएगा। जबकि यही मतलब अगर पिछला महीना मतलब पिछले साल देखा जाए तो वो ज्यादा था। मतलब कि खैर उतना छोड़िए। अभी आप समझिए कि मार्च में 1.1%, 2022-23 में 5.1%, 2021-22 में
11.4%। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्विटर को आप जानते हैं, ट्विटर को एक और नाम से जाना जाता है, एक्स कॉर्प। अगर उस तरह से ये पूछता है तो एक्स तो जानते ही हैं, एलन मस्क का कंपनी है एक्स कॉर्प। ये एक्स कॉर्प जो है ट्विटर को जाना जाता है, और इसकी नई सीईओ है लिंडा याकारिनो। लिंडा याकारिनो ये ट्विटर की सीईओ है। अभी वो एनबीसी यूनिवर्सल की हेड है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट सीईओ ऑफ ट्विटर was CEO या was related to which of following organization। एनबीसी यूनिवर्सल जो है फाइनेंशियल ये था, ये है, और उसी में वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तो हमेशा हम लोगों का हर वीक जो करेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व जो है वो आते रहेंगे। ठीक है, कहिएगा कि तो मैंने हर सप्ताह क्यों बताइएगा, एक ही बार बता दीजिएगा। तो वो कोई मतलब ये नहीं पता है कि किस सप्ताह क्या पूछेगा, लेकिन आप उसको एक हैबिट में डेवलप कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। वैसे अभी जो वीक का हम लोग जो कर रहे हैं उसमें तो केवल 596 बिलियन यूएस डॉलर था, लेकिन अभी लेटेस्ट जो डेटा है उसमें 599.53 बिलियन यूएस डॉलर हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। बात समझ में आई? कितना है? 599। और वो जो 599 है वो अभी तक 12 मई का हमारे हम लोगों के पास में डेटा है, माने मेरे पास नहीं, वही रिलीज ही हुआ है। तो अभी आप उसी को लेकर चलिए, फिर हम लोग अगले वीक मिलेंगे तो अगला डेटा के साथ मिलेंगे। तो ये आपको इंफॉर्मेशन आप ये कर लीजिए। टर्की में इलेक्शन हो रहा है, टर्की में इलेक्शन हो रहा है, और वहां पर आपको पता ही है कि एक ही आदमी जीतेगा। वहां पर ईवीएम वगैरह पता नहीं खराब है कि नहीं है, हमको नहीं पता है, लेकिन रिजल्ट पहले से तय है वहां भी। वो भी जो है बहुत अ, अच्छे आदमी हैं। कौन? हाँ, 2 बार में, मतलब फर्स्ट स्टेज में नहीं हुआ। तो फर्स्ट स्टेज में 3 लोग थे, ठीक है ना। तो उनको 49.5% मिला था। तो अब सेकेंड स्टेज में अपना वो दिखा दिए कि वो तीसरा वाला जो है उनकी नीतियों में विश्वास जताते हुए उनको पूर्ण समर्थन दे दिया। ठीक है ना, तो निश्चित रूप से अब वो जीत जाएंगे अगले बार। लेकिन हमारा ये बताना तो इम्पोर्टेंट है ही कि टर्की में चुनाव हो रहा है और वहां से उनका री इलेक्शन होने जा रहा है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट जो हम बताने जा रहे हैं कि वहां के लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है। क्योंकि ऐसे परिस्थिति में लीडर कौन है सो तो जानते ही हैं, ऐसे परिस्थिति में ये बहुत जानना जरूरी होता है कि वो कौन हिम्मती आदमी है जो कि सामना कर रहा है। ऐसे लोगों का सामना करना इतना आसान नहीं होता है। आप देख रहे हैं रसिया में, या और भी बहुत जगह आप देख रहे होंगे। तो ये हैं, हम इनका नाम लिख देते हैं और आपसे पढ़वाते हैं कि क्या है। नाम पढ़िए। So that's Kemal Kılıçdaroğlu.
ग्लू, गुलू, फ्लिकडोल, एक, अच्छा हम फिर से लिख देते हैं। केमाल किलिच डारो, केमाल किलिच डारो, ये नाम, ये पीटी में नहीं आपसे पूछा जाएगा, जांच किया जाएगा, लेकिन ऐसे ही बता दीजिए कि जानना चाहिए। चलिए अब आगे जो है, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश 1971 में इंडियन फिल्म पर वहां प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद अभी 50 वर्ष के बाद, चोरी छुपे जो होता है वो छोड़ दीजिए, 50 वर्ष के बाद पहला इंडियन फिल्म जो है रिलीज किया गया। और कौन फिल्म हो सकता है? हाँ? नहीं, केरला स्टोरी नहीं है, हम वही सुनना चाह रहे थे, पठान पठान है। है सर। पठान है। तो ये चीज है, ठीक है। अच्छा, चाइना को आजकल शौक चढ़ा है चौधराहट का, ठीक है ना। तो अभी जो है सीरिया वगैरह में भी किया, हालांकि अच्छा है, जहां अमेरिका नहीं कर सकता है वहां पर वो किया। अभी वो यूक्रेन और रसिया, अब सोचिए कि चाइना ब्रोकरेज कर रहा है यूक्रेन और रसिया में। वही जैसे कि बिल्ली जो है वो नहीं, एक हम लोग जो कहावत पढ़ते हैं, तो वही है। तो इसमें हमारा ये बताना है कि एक इन्वॉय जिसको चाइना द्वारा नियुक्त किया गया है वो ली हुई है। कभी अगर पूछ दे कि रसिया और चाइना के बीच में समझौता कराने के लिए चाइना ने किसको अपना राजदूत नियुक्त किया है, तो ली हुई को ये किया है। फिर आते हैं बिहार। और अभी आप लोग ऐसा नहीं ना सोच रहे हैं कि बार बार बीच बीच में बिहार और ये लाते रहते हैं, तो एक ही बार बिहार क्यों नहीं बता देते हैं? सब चीज सब नहीं किया जा सकता है, अगर वही चीज करते रह जाएंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स पढ़ाने का क्या मतलब होता है। करंट अफेयर्स पढ़ाने का मतलब कि प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध स्थान, प्रसिद्ध डेट, प्रसिद्ध सूचकांक, यही सब बता बता के करंट अफेयर्स जो है सब करवा देता है। तो हमको लगता है कि उससे हम लोगों का बहुत अच्छा है, अगर आप लोगों को समझ में आए तो। पटना हाई कोर्ट के एक नए जज नियुक्त हुए हैं, अन्नी रेड्डी, अभिषेक रेड्डी। एक ही रेड्डी काफी था, लेकिन चलिए, अन्नी रेड्डी, अभिषेक रेड्डी। हाँ, जज जज एडवोकेट का बात क्यों करेंगे, मतलब वैसा कोई खासियत अगर एडवोकेट में हो तो बात किया जा सकता है। इनका भी ऐसे हाई कोर्ट के जज के बारे में भी बात करना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन अभी न्यू इंडिया में जो है हर चीज नए तरीका से हो रहा है, ये चीज तो महसूस करना पड़ेगा। अभी तक किसी भी पटना हाई कोर्ट के जज का जो शपथ ग्रहण है वो राजभवन में नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो ये जो राजभवन, ये जो राज्यपाल महोदय आए हैं, इनका कहना है कि हम को राज्यपाल जो बने हैं वो हम राजभवन में सुख भोगने के लिए नहीं बने हैं, हम काम करने के लिए बने हैं। मतलब इस तरह का बात करके लोग क्या कहना चाहता है कि बाकी जो जितने पहले वाले सब थे, सब आके सुख केवल भोग रहे थे। इसका मतलब है कि उत्पात अभी बाकी है, मतलब आगे जो है। तो खैर, तो इनको, ये पहले पटना हाई कोर्ट के जज है जिनको कि राजभवन में राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाए गए। सवाल क्या पूछेगा हमको नहीं पता। दूसरा इंफॉर्मेशन, बिहार में एक्साइज थाना जो है, एक्साइज का अलग थाना होता है, अभी 36 नया बनाया गया है। एक्साइज थाना जो है 36 नया बनाया गया है। और अब टोटल नंबर ऑफ एक्साइज पुलिस स्टेशन इन बिहार हैज रोज टू 80। कुल उत्पाद थानों की संख्या 80 हो गई। पॉस जानते हैं? पॉस,
प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ये हमेशा बीच बीच में जो है ये आते रहता है। ये अभी बीच में भी किसी किसी कारण से चर्चा में रहा और ये 2013 में इनेक्ट किया गया था। इसको चलते चलते अपना देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक अभी इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी इंडो पैसिफिक क्षेत्र इंपॉर्टेंट हुआ है। कोई इंपॉर्टेंट घटना अभी? हाँ, जो पपुआ न्यू गिनी जो गए थे तो वो भी उसी का पार्ट था। लेकिन अभी हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है ईयू, मतलब यूरोपियन यूनियन इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस। ये इसका जो मीटिंग है वो ये सेकेंड मीटिंग है जो कि स्वीडन में अभी हुआ है, जिसमें कि ये मिनिस्ट्रियल लेवल कॉन्फ्रेंस था। सेकेंड मिनिस्टेरियल लेवल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन डैश इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कमिटी। ये 13 मई 13 मई 2023 को स्वीडन में हुआ। एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम लिख लीजिएगा, मदर्स रिबेलियन फॉर क्लाइमेट जस्टिस। मदर्स रिबेलियन फॉर क्लाइमेट जस्टिस। ठीक है। ये एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था ब्रिटेन में। एंड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन women's are participate women's are included and they participate and they focus on the climate issues and issues related to environment. अभी मई में, ये भी 13 मई को हुआ था इंडिया में, मुंबई में। अभी इन लोगों ने काफी बड़ी संख्या में मुंबई में ऑर्गेनाइज होकर क्लाइमेट इश्यूज पर अपना प्रदर्शन किया था और उस और अपना CO2 का जो इमिशन है उस पर अपनी चिंता जताई थी। तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, प्रदर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट, ये मतलब जो प्रदर्शन का था वो, उसमें एक ये भी था कि जो ग्लोबल कार्बन बजट 2022 जो रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ है उसमें खासकर अमेरिका वगैरह को जो है, चीन को, ये सबको काफी काम करने की जरूरत है। क्योंकि जो कार्बन बजट है रिपोर्ट में जो बताया गया है उसके अनुसार उसमें लिखा हुआ है कि अगर पूरे वर्ल्ड में 100 यूनिट अगर कार्बन का इमिशन होता है तो 30% जो है 30 यूनिट चीन का होता है और अमेरिका का 14 आप समझ सकते हैं कि चाइना जो है कितना आगे। मतलब हम उसको इस आधार पर तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं कि वो कार्बन इमिशन करता है, लेकिन हम इस आधार पर उससे जलन जरूर रख सकते हैं कि कितना ज्यादा वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है कि 30% कार्बन इमिशन में उसका योगदान है। नहीं है कि मतलब बगल वाले के यहाँ अगर 50 करोड़ पकड़ा गया तो हम थोड़े इस बात से दुखी हैं कि 50 करोड़ पकड़ा। जलन तो इस बात में 50 करोड़ आया कहाँ से उसके पास, और मेरे पास तो मतलब बताइए, हम पाई पाई को मोहताज हैं और 50 करोड़ रखेंगे। तो ये चीज जो है करना है। तो चाइना को हम लोग कोसते रहते हैं, ये करते रहते हैं, लेकिन चाइना अभी हमसे बहुत आगे, बहुत आगे। मतलब
खैर 18 मई इंटरनेशनल म्यूजियम डे, साथ साथ में ये भी करते जाइए। अभी ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ये कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन समुद्रगुप्त का संबंध किससे है? यही सवाल से पूछा जा सकता है। 15,000 करोड़ रुपए का जो ड्रग्स अभी पकड़ाया है, ठीक है ना, 2500 किलो, और ये तब हुआ है, ये 15,000 करोड़ अब तक का लार्जेस्ट है। और उसमें हुआ क्या कि एक शिप था और बाकी वेसल्स थे। वेसल्स और शिप समझते हैं ना, जो धीरे धीरे मतलब चलता है वो शिप आप मान लीजिए, और जब वो बहुत तेजी से चलता वो दिखाई देता है, आप उसको वेसल मान लीजिए, मतलब नहीं छोटा वाला, जब आगे ये करते रहता है। ये उस पे पकड़ाया। ये जब पकड़ाया तो मदर शिप डुबा दिया, मदर शिप वाला ड्रग्स नहीं पकड़ाया, ये केवल वेसल पे 15,000 करोड़ का पकड़ाया। आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा ये ड्रग का रैकेट है, जो कि मतलब क्या नाम है उसका, वानखेड़े। हाँ, हाँ, तो वैसे ही लोग इसको समाप्त कर सकते हैं, और लोग नहीं कर सकते। नहीं, जो वैसे वैसे लोगों को पकड़ेंगे जो कि मोटा मुल्ला हो, और बाकी जो है, आखिर ये खेल कितना चल रहा, और ये थोड़ा मोड़ा नहीं तो पकड़ाया। अभी पिछले साल भी अडानी पोर्ट से पकड़ाया था, बन गुजरात से। ये केरला से पकड़ाया, आप समझिए। ये पूरा इंडिया, श्रीलंका, मालदीव वगैरह सारा मार्केट में बेचने के लिए था। हाँ, हाँ भाई, तो अब मान लीजिए आप कंट्री जो फेल्ड स्टेट है, वही ना सबका स्वर्ग रहेगा। तो सब कोई वहीं पर स्वर्ग बना के अपना रह रहा है। अब देख रहे हैं कि कोई किसी का बात ही वहां नहीं मानने को तैयार है। हर आदमी एक दूसरे को जो गलत है मतलब ये कर रहा है। तो क्या वहां पर आप कर सकते हैं? तो इन लोगों का भी है। तो ऑपरेशन समुद्रगुप्त हम बताना चाह रहे थे कि एनसीबी ने, नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो ने, अच्छा ये सब भी देखिए, याद रखना चाहिए कि एनसीबी जो होता है वो नेशनल नारकोटिक्स बोर्ड होता है कि ब्यूरो होता है कि क्या होता है? ठीक है ना, तो ब्यूरो है। आप इसी पर एक नंबर कट जाएगा आपका, या ये 0.25 नंबर जो है कट जाएगा। तो ये चीज जो है केरला में अरेबियन सी में पकड़ाया था। ठीक है ना, कभी कभी केरला वाटर्स भी कहलाता है, कभी कभी केरला ये अरेबियन सी भी कहलाता है। आपको पता है कि ये कर्नाटका के डीजीपी थे, जिस दिन रिजल्ट निकल गया उसी दिन उनको सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया। तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सीबीआई के नए डायरेक्टर जो हैं वो प्रवीण सूद है। ठीक है ना, अभी तक तो हम लोगों के फॉर्म, जो हम लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें माता और पिता का कॉलम रहता है। एक माता का एक पिता का, मतलब कि 2 पेरेंट्स। अब एक नया टेक्नोलॉजी आया है जिसमें कि 3 पेरेंट बेबी हो अब होंगे, मतलब कि उनके 3 माता पिता होंगे, 2 माताएं होंगी और एक पिता होंगे। ठीक है, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, MRT, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। एक्चुअली ये जो MRT भी कहा जाता है, MRT माइटोकॉन्ड्रियल थेरेपी, ये रिप्लेसमेंट थेरेपी। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। आप लोग तो बायोलॉजी इतना पढ़े हुए हैं कि बायोलॉजी पढ़ने से इनकार कर देते हैं। तो ये जो भी डिजीजेज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, ज्यादातर मदर से सन में मतलब सन या डॉटर में जो है वो जाता है। तो जिसमें ये कमी है
एक्चुअली उसका एग और उसके मेल पार्टनर का स्पर्म दोनों मिलाकर फर्टिलाइज किया जाता है और उसको फर्टिलाइज कराकर जिसका माइटोकॉन्ड्रिया सही है, जिसमें कि कोई डिजीज नहीं है, उसमें इंजेक्ट किया जाता है और फिर वो जन्म देती है। और उसके जो वो डिजीज वाला पार्ट है उसको धीरे धीरे थेरेपी करके वही थेरेपी इसमें जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये इस तरह से एक एक व्यक्ति के 3 पेरेंट हो गए, ठीक है ना। तो यही जो है टेक्नोलॉजी है। इसको अमेरिका, ये सॉरी, ये ब्रिटेन में और दूसरा जो है ऑस्ट्रेलिया में लीगल मतलब कि रिकॉग्निशन मिला हुआ है, लेकिन सक्सेस जो है वो ब्रिटेन में ही मिला है। ब्रिटेन में ही पहला बच्चा जो है इस तकनीक से, पहला बच्चा क्या, अब तक 5 बच्चों का जन्म हो चुका है वहां पर। और उसके लिए एक रेगुलेटरी है HFEA, यानी कि ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रायोलॉजी अथॉरिटी। HFEA, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रायोलॉजी अथॉरिटी। मतलब कि ये IVF का ही एक बदला हुआ रूप है। IVF का क्या होता है, फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो लेकिन जो कोई भी संस्था तो इसको नहीं ना कर सकता है। तो ब्रिटेन में वही संस्था MRT से बच्चा को जन्म दिलवा सकता है जिसके पास HFEA का लाइसेंस होगा। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखवाने का मतलब मेरा यही था कि अगर वो नहीं अगर दिया है तब नहीं हो। तो ये है आपका। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का कौन है? फर्स्ट 3 अगर कहा जाए तो पहला है USA, दूसरा चाइना। यूए और तीसरा नीदरलैंड, ठीक है ना। तो इस तरह से ये है। आ, एक मतलब सवाल तो BPSC में भी आजकल विचित्र विचित्र पूछा जाता है। कश्मीर जो डल लेक है उसमें एक मछली मिली है जो कि नॉन वेजिटेरियन, सॉरी हाँ नॉन वेजिटेरियन है। नॉन वेजिटेरियन मतलब कि वो, हाँ जो भी उसमें एनिमल्स वगैरह होते हैं, चाहे जो भी मतलब, और वो कभी कभी खतरनाक भी काफी होती है, खासकर वो सारी मछलियों को खा जाती है। और उसका जो नाम है एलिगेटर गार फिश। एलिगेटर गार फिश कश्मीर के डल लेक में मिली है। ये पहली बार है जबकि ये मिली है उसमें, ठीक है। उससे क्या है कि और जो मछलियां हैं उसको खतरा है। एप्पल कंपनी के बारे में आपको पता है कि एप्पल कंपनी का अभी शोरूम भी खुला, उसके CEO भी आए। क्या भारत में एप्पल कंपनी का फैक्ट्री है? एप्पल हाँ सर, कंपनी का टाटा। अपना फैक्ट्री नहीं है। नहीं सर। वो 3 अदर कंपनीज को ये डेलीगेट किया है। और ये जो 3 कंपनी है, एक तो फॉक्सकॉन है जो कि ताइवान का है। उसके बाद पेगाट्रॉन है, पेगाट्रॉन PEGATRON, पेगाट्रॉन ये भी ताइवान का ही कंपनी है। और एक चाइना की कंपनी है लक्सशेयर, LUXSHARE, लक्सशेयर। चौथा कंपनी जो है वो टाटा होने जा रहा है। तो टाटा को iPhone 15 और iPhone 15 प्लस ये 2 मॉडल बनाने का ऑर्डर मिल चुका है।
और इट विल बी फोर्थ कंपनी विच विल असेंबल द आईफोन इन इंडिया। जानकारी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा वो आगे पूछेंगे। और हम लोग पिछला बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखे थे क्या? देखे थे। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ईयर वाला रहेगा तो हम लोग करेंगे, क्योंकि महीना महीना वाला आप लोग याद नहीं करिएगा और हमको भी कोशिएगा कि कहाँ से सब डेटा भरते रहते हैं। एक एक पहला कमर्शियल स्पेस सेंटर, जैसे कि हम लोग पिछले बार चाइना का स्पेस सेंटर के बारे में चर्चा किए थे और ये भी बताए थे कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है अब उसका टर्म जो है खत्म हो रहा है। तो अब ये स्पेस कमर्शियल स्पेस सेंटर बनने जा रहा है और उसका नाम है हेवन वन। हेवन वन ये जो है पहला कमर्शियल स्पेस सेंटर है। और ऑब्वियसली ये भी जो है एलन मस्क साहब ने ही, क्योंकि ऐसा लाइन ही पकड़ लिए हैं जहां पर कोई है ही नहीं, पूरा अंतरिक्ष ही खाली है उनके लिए। तो इसको जो है फाल्कन 9 रॉकेट से छोड़ा जाएगा। फाल्कन FALCON फाल्कन 9 रॉकेट से छोड़ा जाएगा। ये ऑब्वियसली लोअर अर्थ ऑर्बिट में इस्टेब्लिश किया जाता है। बहुत ऊपर जाके क्या करिएगा, बस स्पेस में पहुंच जाइए, वहां से काम करिए। आपको पता ही है कि IIS का जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर सॉरी स्टेशन का टर्म कब पूरा होने वाला है? 2030 में। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे। टर्की में जो चुनाव हो रहा है उसमें एर्डोगान की पार्टी का नाम क्या है? शॉर्ट में उसको AKP कहा जाता है, AKP। वैसे उसका नाम है अदालत वे कलकिनमा, कलकिनमा, अदालत वे कलकिनमा। इसीलिए इसको AKP कहा जाता है। ऐसे इसको अगर इंग्लिश, ये टर्की में है नाम, अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका नाम है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। ऐसे लोग न्याय और विकास पर बहुत ध्यान देते हैं, इस तरह के जो भी लोग होते हैं। तो ये हैं आपके, क्लियर है इसमें। अच्छा, जो तीसरे स्थान पर हैं उनका नाम भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। सिनन ओगान, SINANOGAN, सिगन ओनान, यहां लिख दे रहे हैं। ये जो तीसरे नंबर वाले हैं जिन्होंने एर्डोगान को जो है अपना सपोर्ट दिया है वो है। ठीक है, चाइना के बारे में तो जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। तरह तरह का हाँ हेलो क्लास में है। आप कहाँ पे हैं? अच्छा, एक बजे तक, 1 बजे तक, 1 बजे, 1 बजे। ठीक ठीक ठीक। तो चाइना की तारीफ जितनी कम की जाए उतना ही कम है। आ, कुछ हो जाता है तो केवल चाइना से भाग जाने में ही भलाई नहीं है, वो वहीं तक पीछा नहीं छोड़ रहा है।
जहां भाग रहे हैं वहां तक पहुंच रहा है। और जैसे कि आपके देश से कोई भागा, जैसे कि एक खास टाइटल वाले पर आरोप है कि सब लोग भाग रहे थे, तो उन पर राहुल गांधी को ये हो गया, तो उसमें एक लाया मतलब एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होता है कि अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई ट्रेटर या कोई उस तरह से एंटी नेशनल आदमी या कोई यहाँ का क्रिमिनल यहाँ से क्राइम करके और आपके कंट्री में छुपा हुआ है या रह रहा है, तो आप उसको सौंप दीजिए। वो ये नहीं कर रहा है चाइना। चाइना क्या कर रहा है कि माने हर कंट्री में क्या, अभी तो जिन जिन कंट्री में ये पाया गया है बस वही लोग शिकायत किया है। वो क्या कह रहा है कि चूंकि हमारे यहाँ पर नेशनल्स रह रहे हैं, हर कंट्री में हर कंट्री के लोग रह रहे हैं। आप देखें अभी ऑस्ट्रेलिया में कितनी भारी संख्या में लोग जय जयकार कर रहे थे, तो ये सारे लोग इंडिया के ही थे। तो चाइना का कहना है कि इन लोगों को, देखिए, जब जब जिंदगी में किसी आदमी को पाइएगा ना कि आपके प्रति ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा केयरिंग है, तो उस पर थोड़ा सा शक करिएगा। ठीक है ना, कि क्यों इतना सेंसिटिव, क्यों हमको इतना प्यार कर रहा है भाई, क्या कारण है, ऐसे तो हम हैं नहीं। तो वो जो है कह रहा है कि इन लोगों को वीजा में या पासपोर्ट में दिक्कत नहीं हो, तो हम इन लोगों को एक ऑफिस बना दे रहे हैं जहां से कि इन लोगों को लाइजनिंग करेंगे। और इस आधार पर वो देश के कई शहरों में इस तरह का ऑफिस खोल रहा है। और अभी अमेरिका से, मैनहट्टन से कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है ये तो मेरे पास नहीं है जानकारी, लेकिन एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है और वो गुप्त पुलिस स्टेशन चला रहा है वहां पर अपने कंट्री का, सीक्रेट या सीक्रेट, आज के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार सीक्रेट पुलिस स्टेशन चला रहा है। और ये अमेरिका में पहली गिरफ्तारी है। और वो क्या कर रहा है कि वो सीधे जाकर वैसे लोगों को दबोच रहा है और सीधे चाइना पहुंचा दे रहा है, और वहां उनका मरम्मत हो रहा है। बात समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो छोड़ दीजिए, खाली इतना जान लीजिए कि चाइना द्वारा चलाए गए सीक्रेट पुलिस स्टेशन का पता चला है। अमेरिका में पहली गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड और कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड और कनाडा के गवर्नमेंट ने, सरकार ने भी सीक्रेट पुलिस स्टेशन की शिकायत की है कि चाइना द्वारा चलाया जा रहा है। ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड और कनाडा। आप क्लियर है? वेजनर ग्रुप का नाम सुने हैं? वेजनर, वेजनर ग्रुप का नाम सुने हैं? कहाँ रहते हैं आप लोग? इसका तो नाम सुने होंगे, बताए थे। क्या है? यूक्रेन का एक शहर है। क्यों चर्चा में था? रसिया ने, रसिया क्लेम करता है कि रसिया ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन का कुछ और दावा है, लेकिन हकीकत यह है कि रसियन आर्मी या रसियन गवर्नमेंट ने इस शहर पर कुछ नहीं किया है, कब्जा नहीं किया है, बल्कि पुतिन के एक दोस्त हैं जिनका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा ना जी।
इससे तो अच्छा है कि क्लास नहीं होता था तो ठीक था, इतना तो नहीं पढ़ना पड़ता था। तो यग्नेव प्रिगोजिन जो है ये पुतिन के मित्र हैं। मित्र तो जानते ही हैं, इंडिया में भी आप बहुत मित्रता देखते हैं। तो ये एक प्राइवेट आर्मी वहां बनाए हुए हैं जो कि सरकार के रडार पर नहीं रहता है। और उसी ने बखमूत पर आक्रमण किया है, ठीक है। और अब वो कल परसों अभी कहे हैं कि अब हम लोग जो है इसको रशियन गवर्नमेंट को सौंप देंगे। भाई ये तो सुपारी देना हो गया ना, है? और अभी आगे क्या क्या होगा देखिए। तो ये आपको, आप केवल येवगेनी प्रिगोजिन का नाम अभी बहुत चर्चा में है, आप इनका नाम याद रख लीजिए। और इनकी जो प्राइवेट आर्मी है वेगनर ग्रुप, आपसे क्वेश्चन केवल इतना ही भी पूछा जा सकता है कि वेगनर ग्रुप का संबंध किस देश से है, वेगनर किस तरह की संस्था है, ये येवगेनी ये प्रिगोजिन जो है वो किस देश के हैं या किस संगठन से संबंधित हैं, या वेगनर प्राइवेट आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई। आप ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। नहीं, ये रशिया के हैं। हाँ, ये रशिया के मित्र हैं। नहीं, मैं रशिया में रहते भी हैं, रशिया में रहते भी हैं, बहुत नजदीकी का संबंध है। अभी तक जो है जुपिटर के सैटेलाइट्स 95 थे। जुपिटर के जो ये था वो 95 ये है, लेकिन और सैटर्न का 83 था। अचानक से सैटर्न के 62 सैटेलाइट्स, नए सैटेलाइट्स का पता लग गया एक ही बार 62। तो ये 83 से बढ़कर 145 हो गया, ठीक है। जुपिटर का अब कम हो गया और सैटर्न का ज्यादा हो गया। जुपिटर का 95, उसका 145। क्लियर? यूपीएससी के अभी रिजल्ट निकला है। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी सर। इनका फोटो देखे हैं? फोटो देखिए, फोटो देखने से भी जो है ना, इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? इंटरव्यू लिया, कॉपी से नहीं पता चल गया, मैंने पीटी हुआ मेंस हुआ तो नहीं पता चल जाता। इंटरव्यू में लिया जाता है कि सामने जो है, जरा देखते हैं सामने से कैसे लगते हैं। और सामने से जब देखा, मतलब आदमी किसी को देखता है तो बहुत सारा बात जो है ऑटोमेटिकली जो है। तो कभी कभी किन्हीं किन्हीं लोगों का फोटो भी देखा करिए आपने। जैसे वो तो बहुत लोगों को बुलाते हैं इंटरव्यू में, आप तो उनको नहीं बुला सकते हैं, लेकिन फोटो देखिए पता चलता है किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी के बारे में। वैसे ये बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड मेंबर हैं, 3 बार वीसी रह चुके हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज जो है, एक ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन इंडिया में चलाने का निर्णय हुआ है। आपको पता ही है कि इस बार के बजट में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 19,700 करोड़ रुपया अलॉट हुआ है इस बार के बजट में। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कितना बजट अलॉट हुआ है? 19,700। और बजट में यह भी किया गया है कि अगले 3 साल में 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का जो है प्रोडक्शन किया जाएगा। तो कालका से शिमला, हिमाचल प्रदेश में कालका से शिमला के बीच में ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाने का निर्णय लिया गया है।
इम्पोर्टेंट है क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन तो अभी तक है नहीं। अच्छा, एक ट्राइब है जिसने ये ऑर्डर जो है एक ट्राइब है जो जिसने एक ऑर्डर पास किया है कि उस पर्सन का, जो शेड्यूल ट्राइब है, उस ट्राइब के कम्युनिटी के किसी भी पर्सन का बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह इशू नहीं करने का, जिसके सर्टिफिकेट में फादर का सरनेम, मतलब कि उसमें मदर का सरनेम होगा, तभी उसको रजिस्टर किया जाएगा। ये कोई वुमेन इंपावरमेंट के तहत में नहीं है कोई। ये आप जानते हैं कि खासी और गारो और जयंतिया, ये तीन जो हैं मैट्रिलिनियल, मतलब ये हैं। और ये जो ऑर्डर इशू किया गया है, ये खासी ट्राइब द्वारा किया गया है। और पता है आपको कि जो खासी ट्राइब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा संचालित होता है। तो ये खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का निर्णय है कि किसी भी पर्सन का सर्टिफिकेट नहीं इशू करने का अगर उसमें फादर का सरनेम यानी कि मदर का होना चाहिए। और मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया तीनों ही मैट्रिलिनियल है। ठीक है। एक इधर टर्म हक्की पिक्की आया था। हक्की पिक्की जानते हैं? बर्ड कैचर, मतलब चिड़िया पकड़ने वाला। ये ट्राइबल पीपल ही है, जो कि अभी सूडान वगैरह में भी जो है वहां भी फंस गया था, पता नहीं वहां क्या करने गया था। तो वहां से फिर इन लोग मतलब चिड़िया पकड़ने गया था, फिर इन लोग को पकड़ के अब यहाँ लाया गया। तो वही ऑपरेशन कावेरी के तहत। ठीक है ना। वो भी आपको हक्की पिक्की अगर आएगा तो समझ लीजिएगा कि बर्ड कैचर है। बहुत सा चीज है जिसको कि जानना चाहिए इसमें। बिहार में एक अभी इश्यू चल रहा था आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को लेकर। जैसे कि एएसआई जो है वो एक मतलब एग्जीबिशन कुम्हार में शुरू कर रही है। उसमें उसका कहना था कि मौर्य काल में पटना को सिक्योर करने के लिए लकड़ी का दीवार लगाया गया था। ठीक है ना। वो दीवार लकड़ी का खुदाई में मिला था, जिसको कि पटना म्यूजियम में रखा गया था। तो उसका कहना था कि थोड़े दिन के लिए हमको दे दीजिए, हम उसको अपने यहाँ सजा कर रखेंगे और G20 के लोग आएंगे तो उनको जो है दिखाएंगे। तो वो चीज शुरू में नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में फिर अभी दे दिया गया। तो चर्चा में था वो वुडन स्लीपर, लकड़ी का एक स्लीपर टाइप का, मतलब कि तख्ता अब बड़ा सा कह लीजिए, उसका यूज किया गया था मौर्य, मतलब जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का कहना है। तो उसको उसके ऊपर विवाद था, वो दे दिया गया है। क्योंकि विवाद में था, न्यूज में था, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। एक इंडिया ईयू ट्रेड टेक्नोलॉजी कमिटी, इंडिया डैश यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल का मिनिस्ट्रियल मीटिंग ब्रुसेल्स में ऑर्गेनाइज किया गया मई में।
ये एक्चुअली द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, इसका नाम सुने हैं? ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, यानी कि काला सागर अनाज पहल। ये एक्चुअली 22 जुलाई 2022 को ये साइन किया गया था और इसमें 4 लोग हैं, रसिया, यूक्रेन, यूनाइटेड नेशंस, और जो इसको फैसिलिटेट करवाया, जिसके कारण से संभव हो पाया, वो टर्की। तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव में कौन कौन पार्टी हैं सिग्नेटरी? रशिया, यूक्रेन, यूएन और टर्की। और उसी का ये था, और इसमें ये मतलब निर्णय लिया गया था रशिया और यूक्रेन के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स और टर्की के उपस्थिति में, कि दोनों जो है ग्रेन्स के ट्रांसपोर्ट को बाधित नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों गेहूं वगैरह के काफी बड़े उत्पादक हैं और भी कई फूड ग्रेन्स के। तो कम से कम फूड सिक्योरिटी जो है, फूड इनसिक्योरिटी वर्ल्ड में नहीं होना चाहिए। अपने में मरते मारते रहिए, लेकिन बाकी लोगों को जो है भोजन उपलब्ध कराते रहिए, वो चीज होना चाहिए। बात समझ में आई? नेविगेशन सैटेलाइट जानते हैं? जैसे कि नेविगेशन सैटेलाइट, एक नाविक अभी हुआ था, उसी तरह से एक नया सैटेलाइट जो है NVS-01, ऑब्वियसली नेवी नेविगेशनल सैटेलाइट, इसका जो है नेविगेशनल सैटेलाइट ये है। एक्चुअली ये पहले से होता है, ऐसा बात नहीं है कि नया है। इसको पहले IRNSS के नाम से जाना जाता है, इंडियन रिमोट ये इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, उसी को नेविगेशनल सैटेलाइट 1 कर दिया गया, और ये अभी मई में श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। ठीक है। एक नेपाली शेरमा, ये शेरपा हैं, क्या नाम है? गीता की रीता, कुछ ऐसी है ना भाई। उन्होंने 28 बार माउंट एवरेस्ट पर, 27 बार तो हम लिखे हैं, इस बीच में 28वां हो गया। तो 28 बार जो है उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, और मतलब वो मतलब मैक्सिमम नंबर वो चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। नाम अगर याद आता है तो हम बता देते हैं बीच में। 28 बार लेकिन कर चुके हैं। क्या रीटा गीता कुछ ऐसे कुछ? हाँ, कीमा रीटा। हाँ तो ठीक है, रीटा तो हमको याद है, तो कीमा रीटा आप लिख लीजिए। KIM शायद है क्या? तो KIMI। अच्छा, साथ में खुला हुआ है मोबाइल? हाँ ठीक है, ठीक है। तो कीमा रीटा लिख लीजिए। 28 टाइम ये किया है। अच्छा, हाथी की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है इंडिया में? कर्नाटक में, ठीक है ना। बीच बीच में जो भी, अब देखिए, अगर हाथी से रिलेटेड बहुत सारा चीज है तो वो तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, जो पूछा जा सकता है वो चीज आप जान लीजिए।
अभी कानून मंत्री कौन है? हाँ, अर्जुन रामपाल मत कर दीजिएगा। अर्जुन राम मेघवाल सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। G7 का बैठक तो आप लोग भूल नहीं सकते हैं। नहीं। हाँ, कब से कब चला? 19 से 21 मई 2023 जापान में। ये कौन सा मीटिंग था? 49 G7। अच्छा, बीपीएससी से सावधान रहिएगा। वो ये नहीं पूछेगा कि G7 का मीटिंग कब हुआ, 48 G7 मीटिंग का कब हुआ। आप एकदम जापान वाला एकदम तैयार करके गए हुए हैं, वो अपना आंसर फीड करके निश्चिंत है कि सबका गलती होना ही है। तो इस तरह का होता है। अब वैसे इसको, इसमें चीन, चाइना, इंडिया और ब्राजील को शामिल करके G10 भी बनाने का बात चल रहा है। G10 या D10। तो देखिए क्या होता है। वैसे G70, ये G7 का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो कब हुआ था? 25 मार्च 1973। बाद में इसको G6 कर दिया गया था। और कौन कौन मेंबर हैं आपको पता ही है। यूएसए, यूके, जापान, फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन। ये सब चकमा देने के लिए काफी है। ठीक है ना? यूरोपियन यूनियन अलग से, यूके अलग से, और यूरोप का सबसे बड़ा इकोनॉमी कौन सा है? फ्रांस को तो हम लोग छोड़ दिए ना मोदी जी के नेतृत्व में। जर्मनी, जर्मनी सबसे बड़ा है। ठीक है ना? तो ये आपका अब 50वां कहाँ होगा? इटली में होगा। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि 50वां जो है वो इटली में होगा। लगे हाथ 51 भी लिख लीजिए, कनाडा में होगा। तो इस तरह से ये आपका, इसमें एक दो चीज जो है मामला ये उठा डायमंड वगैरह का। डायमंड में, डायमंड के प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है? डायमंड के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा रसिया है। और हम लोग चतुर आदमी हैं, तो वहां से मंगा लेते हैं और उसको फिर पॉलिश करते हैं, और पॉलिश करके हम लोग लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पॉलिश्ड डायमंड जो है वो मतलब कर गए। अब ये जो प्रॉब्लम ये है कि मतलब ये हाल है कि रसिया में अगर 10 माइंस में प्रोडक्शन हो रहा है तो 9 माइंस का प्रोडक्शन का पॉलिश इंडिया में होता है। ये स्थिति है। तो उसमें ये भी हो रहा था, जैसे तेल वाले में हो रहा था कि भाई आप तेल खरीद के जो है रसिया का सब पूरे वर्ल्ड में बांट रहे हैं, और उसी तरह से मैंने बेच रहे हैं, आप डायमंड में भी कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है वाला डायलॉग। क्या चीज? तो हम क्या बोले? अब माने हमारा, तो हम इसको कहा इसके कंट्राडिक्ट किए? हम कंट्राडिक्ट किए? हम दूसरा कारण बताए? हम तो कारण भी नहीं बताए। हम लोग पॉलिसिंग में अच्छे हैं, इसमें कहाँ दो मत है। आप शीर्ष पद से लेकर देख लीजिए पॉलिसिंग कितनी अच्छी तरह से होती है। तो इसमें
नहीं, गुजरात में, गुजरात में। ठीक है। तो ये अच्छा, सब चीज तुम लोग करेंटे वाला में, माने हम जैसे पढ़ाते हैं ना, सब उसी में जान जाएंगे। अभी ज्योग्राफी के क्लास में तो उसमें कहे नहीं किए थे। हाँ, तो उसी में कर लेते। तो हमारा काम तो केवल करेंट का है, तो करेंट अपना दे रहे हैं। 2000 का नोट्स तो आपको पता ही है कि 2000 का नोट जो है क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, छोड़िए हटाइए। तो अच्छा हाँ, पटना म्यूजियम का जो कॉम्प्लेक्स है, उसमें, उसके कॉम्प्लेक्स में बहुत सारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होने का ये पाया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने और आईआईटी कानपुर ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार से ये बात पता लगाया है कि उसके ग्राउंड के नीचे करीब करीब 1.5 से 2 मीटर नीचे बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। तो वहां पे खुदाई शुरू होने जा रही है और वो करीब करीब 185 से 73 बीसी, 185 से 73 बीसी के बीच के पीरियड का है। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब मौर्य पीरियड से के बाद से इसमें आपको सामान मिलने का उम्मीद है, और उसमें बहुत ज्यादा ये नहीं ये है। इस बार जो मालाबार एक्सरसाइज हुआ उसका होस्ट कौन था? मालाबार एक्सरसाइज आपको पता है कि एक नेवी है, एक नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में चलता है। तो जाहिर है कि दो ही होना चाहिए, या तो इंडिया होना चाहिए या ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए। तो इस बार का ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, आएगा तो अपना देख लीजिएगा। सबसे बड़ा चीज है कि क्या चीज, क्वाड का ही है, लेकिन इसमें ये पहले से भी, क्वाड तो बाद में ना बना, क्वाड तो बाद में बना, ये पहले से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में चलते रहा। और आरबीआई का जो 2000 जो नोट वापस लेने का फैसला था, वो तो सही गलत वो पर छोड़ दीजिए। फैसला कब हुआ था, किस दिन हुआ था, वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाँ, 19 मई को जो है, अच्छी बात है आप लोगों ने याद रखा है। तो 19 मई 2023 को, और उसी तरह से वो वाला भी याद रखिएगा, नवंबर 2016 वाला, 8 नवंबर, हाँ ठीक है ना। पटना का जो महावीर मंदिर है, पटना का जो महावीर मंदिर है, उसका एनुअल कलेक्शन जो है काशी के विश्वनाथ मंदिर के कलेक्शन से भी ज्यादा है। मतलब कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जो एनुअल इनकम है, इनकम जो है वो 4 से 5 करोड़ है, और जबकि महावीर मंदिर का 36 करोड़ रुपया एनुअल, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट 10 लाख रुपीज पर डे। अभी तो बढ़ गया होगा, सुने कि महावीर मंदिर के दान पेटी में केवल 2-2 हजार का नोट ही जा रहा है। हाँ ऐसा। अभी सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा इंडिया में मंदिर का कलेक्शन का जो, मंदिर का जो कलेक्शन है वो तिरुपति बालाजी का है। अब ये सब भी क्वेश्चन कराना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन हम तो सीयूईटी का पिछला बार का क्वेश्चन देख के दंग थे कि क्या पैटर्न पूछा गया है क्वेश्चन का। हाँ, तो मतलब स्थिति है। खैर,
सेंट्रल जू अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो कि पूरे इंडिया में सभी जू का देख रेख करता है। इट हैज डिवाइडेड जू इन 3 कैटेगरीज: लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। तो इसमें 39 टोटल लार्ज और मीडियम कैटेगरी के 39 जू हैं। शायद स्मॉल को नहीं गिना जा चुका है, ये गिना जा सका है। तो सबसे तो इसमें जो है कहने का मतलब ये है कि पटना का जो जू है वो भी बड़े मतलब लार्ज जू में आता है और इंडिया में इसका पोजीशन 4th है। एक्चुअली हम यही कहना चाह रहे थे आप लोग को, 4th पोजीशन है। लेकिन कोई बात नहीं है, जो गुजरात का है शकरखान शकरबाग का जूलॉजिकल पार्क वो तीसरे पर है, वो अभी उसको पास नहीं किया है। पहले पहले स्थान पर तमिलनाडु का है अरीनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, पहले पर तमिलनाडु का। और दूसरे नंबर पर कर्नाटक का श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन। और तीसरे पर गुजरात का सक्करबाग। ठीक है, अब हम यहां तक छोड़ देते हैं। कोई दिक्कत है? नो प्रॉब्लम सर। ऑनलाइन से आवाज आ तो रहा है लेकिन कम आ रहा है। कल इसमें से कितने लोग टेस्ट देंगे? 5-6 लोग जो देंगे हाथ उठाइए। अच्छा, सही में 5-6 ही उठा है। सर ऑनलाइन से मैं तो दूंगा सर। 5-6 ही उठा है। इस बार तो जो हम अगर ये करेंगे तो हम फिर खैर कहिएगा कि अगर नहीं अलाउ करिएगा तो क्या क्या बिगड़ जाएगा मेरा, ये भी तो बात है। तो इसको जो है कल टेस्ट दीजिए। कल टेस्ट सीरीज वाला टेस्ट नहीं होगा। और ऐसे जो है हम लोग, अच्छा कल जो लोग बीपीएससी जो यूपीएससी नहीं दे रहे हैं तो वो एक काम कर सकते हैं, जो इस बार जो 68 वाला जो मेंस का क्वेश्चन है, मेंस वाला, अगर आप लोगों के पास में समय हो तो आप लोग उसको, क्वेश्चन तो आउट ही है इसका, तो अगर राइटिंग प्रैक्टिस चाहते हैं तो कल आकर लिख सकते हैं, नहीं चाहते हैं तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस धीरे धीरे करते रहिए, छोड़ दीजिएगा तो नहीं होगा। तो हम एक टाइम दे देते हैं, इसमें हम किसी को कुछ अनाउंसमेंट वगैरह नहीं करेंगे। 11 से, अच्छा उसमें अगर सब नहीं दे सकते हैं मतलब, अच्छा हाँ आज तो डीआई का भी है ना क्लास। डीआई के क्लास कौन कौन लोग करेंगे? कुछ लोग तो ऐसे करते हैं। चलिए ठीक है, जो भी करिए इम्प्रैक्टिकली करिए एकदम, ठीक है ना। तो चलिए डीआई में भी देखिए, डीआई और ऐसे में भी वही करेंगे। ऐसे रोज नहीं लेंगे और ना रोज आप लोग करेंगे, रोज करने का चीज भी नहीं है।
अब ऐसे में क्या पैटर्न अपनाएंगे, वो ऐसे 30 तारीख को है, ऐसे में हम लोग करेंगे। उसका बाइलिंगुअल, 2 क्लास बाइलिंगुअल ही रहेगा, वो संभव नहीं है। हाँ, आप लोग अपने अपने लैंग्वेज में लिख कर लाइएगा, मतलब जो लिखवाएंगे वो अपने अपने लैंग्वेज में लिखिएगा और इसको उसी लैंग्वेज में चेक किया जाएगा अपना। लेकिन क्लास जो है बाइलिंगुअल होगा। डीआई में, डीआई के ये नए टीचर है, ठीक है। और नए टीचर क्या पुराने वाले मतलब चाहिए आप लोग को? पुराने वाले चाहिए तो वो भी मतलब तैयार हैं, लेकिन हम चाह रहे थे कि थोड़ा आप लोगों को नया टेस्ट कराया जाए कुछ, तो नया करिए। और मैंने पता चला है कि अच्छे हैं, देखिए ऐसे क्या है। जब तक कोई क्लास में ये नहीं करता है तब तक बड़ा मुश्किल है कहना। मुझको लगता है कि आ भी गए हैं। पहले वो बताएंगे फॉर्मूला पैटर्न और उसके बाद सेगमेंट वाइज अपना करेंगे प्रैक्टिस। 72 नंबर अगर आप लोग को आ गया मेंस में तो कोई रोक नहीं सकता है आपको सिलेक्ट होने में, इतना जान लीजिए। और नहीं आया तो कोई आपको इंटर नहीं करा सकता है। अच्छा, ठीक है। कितना क्वेश्चन हुआ? 20वां क्वेश्चन एक तो पड़ेगा।